नमस्कार साथियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी वीडियो सीरीज़ में क्लास नंबर 3। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आप सभी को याद होगा। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री, या जिसको हम लोग भारतीय इतिहास भी कह सकते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे और इस क्रम में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, या जिसको हिंदी में हम आधुनिक भारत कहते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा। और इस यूरोपीय आगमन में हमने सबसे प्रथम किसको पढ़ा था, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, है ना, पुर्तगाल का। अब इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाली कक्षा में पुर्तगाल से संबंधित तमाम बातें बता दी कि कैसे कैसे करके कौन सा प्रथम नाविक यहाँ पर आता है और किस प्रकार से वो लोग यहाँ पर अपने कारखाने या फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, कौन सा यहाँ पर शासक होता है समय समय पर, कौन कौन से इनके वायसरॉय आते हैं, समझ रहे हैं। ये सब बातें हम लोग देख चुके थे। इसी के साथ हमने पुर्तगाल का पतन भी देख लिया था। और पुर्तगाल के पतन के बाद हमने आपको बताया था कि इसके बाद हम पढ़ेंगे डच, कि भारत में अब पुर्तगालियों के बाद दूसरे यूरोपीय कौन आ रहे हैं, डच। तो आज की कक्षा में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत में डचों का आगमन। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आज आप सबको शायद समझ में आ चुकी होगी। तो आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, डचों के बारे में, क्योंकि पुर्तगालियों को हराने के पश्चात भारत पर जो एक शासन करने की प्रवृत्ति है, ये एक तरह से डचों के हाथ में पहुंच चुकी थी। तो डचों के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि लगभग 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराया। डचों ने पुर्तगालियों को हराया। डचों ने पुर्तगालियों को हराया। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। और इसी के साथ साथ जहां एक तरफ डचों ने पुर्तगालियों को हराया, इसी के साथ साथ डचों ने, आप ध्यान से देखिएगा, डचों ने जो अम्बियाना में, यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ नाम लिख देते हैं, अम्बियाना व मसाला द्वीप, अम्बियाना या मसाला द्वीप को भी एक तरह से जीत लिया था। इसके ऊपर भी इन्होंने अधिकार हासिल कर लिया था। किन्होंने? डचों ने। तो आपने दो चीज़ें क्या समझी कि डचों ने एक तरफ तो पुर्तगालियों को हरा दिया, जो भारत में एक विशेष रूप से शक्ति के रूप में स्थापित थी। दूसरा, अम्बियाना व मसाला द्वीप पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस द्वीप की अगर बात करी जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये मशहूर किस चीज़ के लिए था? ये था लौंग के लिए, लौंग के लिए एवं जायफल के लिए। लौंग व जायफल के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध था और इसी वाले क्षेत्र पर डचों ने एक तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। तो ये तो बात रही लगभग 1605 की। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा 1605 से पहले जाकर के देखें तो भले ही ये लोग इस समय डच जो हैं पुर्तगालियों को हरा रहे हैं, लेकिन इस 1605 से पहले की थोड़ी सी घटना आप देखिए। हुआ क्या कि जो डचों की जो संसद थी, जो डच संसद थी, आप सभी को मालूम होगा, जो संसद होती है, ये पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, ये किसी भी एक देश की एक तरह से आप समझ सकते हैं न्याय बनाने की फैक्ट्री समझ सकते हैं आप, या कानून बनाने की फैक्ट्री, जहाँ पर कोई कानून बनता है, कोई नियम बनता है, कोई लॉ बनता है। तो मुख्यतः रूप से आप इसमें देखते हैं कि संसद के द्वारा कोई नियम बनाया जाता है, और जिसको आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आप इसको अधिनियम कह देते हैं, है ना, और अंग्रेजी में आप इसको एक्ट कह देते हैं। ठीक है, अधिनियम या एक्ट कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें हम समझ गए। बेसिक बात मैंने आपको बताई कि संसद कोई नियम बना देती है, कोई कानून बना देती है, तो उसे अधिनियम बोल दिया जाता है ना, और यहाँ पर एक्ट बोल दिया जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है। तो जो डच संसद थी,
मतलब जो डचों की संसद थी, इस संसद ने एक प्रस्ताव पारित करा। क्या प्रस्ताव पारित करा? कि एक ऐसा प्रस्ताव पारित करा कि इन्होंने जो एक कंपनी है, एक कंपनी का प्रस्ताव पारित कर दिया, या आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक कंपनी का निर्माण कर दिया, उस पर अप्रूवल दे दी। और इस कंपनी का अप्रूवल दे दिया तो इस कंपनी का नाम क्या था? आप इस ध्यान से समझिएगा, नाम क्या था? नाम था आपका वारंगे ओस्तो, वारंगा ओस्ते इंडीज से। डच संसद ने एक कंपनी के प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिस कंपनी का नाम है वारंगे ओस्ते इंडीसे, या नाम को लेकर के यहाँ पर बात करी जा रही है कि उस कंपनी का नाम क्या था। उस कंपनी का नाम या तो वारंगे ओस्ते इंडीसे था, या था डच ईस्ट इंडिया। ठीक है, बात क्लियर है? या डच ईस्ट इंडिया था, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया था, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया था। क्लियर है? ठीक है, या वारंगे ओस्तो इंडीसे था, या डच ईस्ट इंडिया था, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये नाम था। तो ये आप ऐसा मत समझिएगा कि ये अलग अलग कंपनियों के नाम हैं, ये सब के सब एक ही कंपनी के नाम हैं। तो आपकी परीक्षा में वो कोई सा भी नाम आपके सामने डाल सकता है विकल्प में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वारंगे ओस्ते इंडीसे या डच ईस्ट इंडिया या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम की कंपनी को डच संसद ने 1602 में, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 1602 ईस्वी में अनुमति दे दी है। क्या दे दी है भाई? परमिशन दे दी है। ठीक है, क्लियर है? अनुमति दे दी है, परमिशन दे दी है, और परमिशन के साथ ही इस कंपनी की स्थापना हो चुकी है, जिसके नाम हमने यहाँ पर देख लिए, वारंगे ओस्तो इंडीसे या इस तरह से जो भी नाम है। अब इस कंपनी का जो एक तरह से अनुमति मिल रहा है, तो इस कंपनी में क्या क्या अनुमति मिल रही है, क्या क्या परमिशंस मिल रही हैं, वो आप देखिए। कंपनी को, इस कंपनी को जिसका हमने नाम अभी ऊपर देखा था, ठीक है, कंपनी को 21 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 21 वर्ष के लिए, 21 ईयर्स के लिए एक तरह से अप्रूवल दिया जा रहा है। किस चीज़ का अप्रूवल दिया जा रहा है? कि भाई भारत में प्लस जो पूर्वी एशियाई देश हैं, भारत प्लस पूर्वी एशियाई देश, भारत प्लस पूर्वी एशियाई देश, तो भारत प्लस पूर्वी एशियाई देश। अब एशियाई देश आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही महाद्वीप दिखा दिए थे, तो आप सभी देख लीजिएगा भारत कौन से आपके महाद्वीप या कॉन्टिनेंट में आ रहा है। ठीक है, ये आप सभी को अच्छी तरह से मालूम होगा, एशिया में आता है। फिर भी जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बेसिक बता रखी है, उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो कंपनी को 21 वर्ष के लिए परमिशन दे दी गई है भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ में क्या करने के लिए भाई? व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी गई है। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। क्लियर इतनी बात? मैं आपको बारीकी से हर एक चीज़ समझा रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो व्यापार करने की अनुमति दे दी है, कब तक के लिए? 21 वर्ष के लिए। तो क्या खाली व्यापार करने तक के लिए अनुमति दी है, यही बात होगी? नहीं, व्यापार करने के साथ साथ और भी अनुमति दे दी है डच संसद ने। भी कौन कौन सी है? युद्ध करने, कंपनी को युद्ध करने की भी अनुमति दे दी है कि जाओ भाई भारत, और या भारत की तरफ आप जा रहे हो व्यापार करने, तो वहां जाकर के युद्ध भी करना पड़े तो कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तरफ से कोई ये गैरकानूनी का कृत्य नहीं माना जाएगा।
ठीक है, कंपनी को युद्ध करने की परमिशन दे दी। तो खाली युद्ध करने की और भी चीज़ों की, भाई और भी चीज़ों की दे दी कि युद्ध के साथ साथ तुम संधि भी कर सकते हो। संधि क्या होती है? ट्रीटी होती है। दो मुल्कों के बीच में अगर किसी भी तरीके का तनाव होता है तो वो लोग लिखित तौर पर एक समझौता कर लेते हैं कि भाई मैं तेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तू मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या जिस भी तरीके की समस्या है उसका एक मिलजुल कर जो समाधान होता है उसको हम लोग एक तरह से कहते हैं हमने संधि कर लिया, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, इस तरीके का समझिए। तो कंपनी को व्यापार करने की, युद्ध करने की और संधि करने की अनुमति दे दी। साथ ही साथ और क्या अनुमति दे की है इन्होंने, डच संसद ने, कि जो भारतीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों पर अधिकार करने की भी अनुमति दे दी है। क्षेत्रों पर अधिकार करने की अनुमति, क्षेत्रों पर अधिकार करने की भी अनुमति दे दी है। ठीक है, और क्या अनुमति दे दी है कि भैया तुम भारत में इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हो। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि तुम यहाँ पर दुर्ग या व्यापारिक कोठी का भी निर्माण कर सकते हो, व्यापारिक कोठी का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब बातें आप देख रहे हैं कि डच संसद ने एक नियम पारित करा था 1602 में, जिसके तहत उस कंपनी का नाम मैंने आपको बताया वारंगे ओस्तो इंडिसे रखा गया, या डच ईस्ट इंडिया रखा गया, या यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी की स्थापना कर दी गई है डच संसद के द्वारा 1602 में। और इसकी स्थापना के साथ साथ इस संसद ने इस कंपनी को 21 वर्ष के लिए भारत एवं पूर्वी एशियाई देशों के साथ में ट्रेड करने के लिए या व्यापार करने के लिए परमिशन अपनी तरफ से अलॉट कर दी है। अब व्यापार के साथ साथ इस कंपनी को युद्ध करने का अधिकार भी मिल चुका था, संधि करने का अधिकार भी प्राप्त था। ठीक है, भारत या पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्रों पर अधिकार करने का भी एक तरह से अनुमति प्रदान हो गया था। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, अब आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब रोकने की जरूरत तो है नहीं, ये ऑनलाइन क्लास है, आप लोग पॉज करके भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि इस कंपनी के संचालन के लिए, कंपनी संचालन हेतु यहाँ पर 17 सदस्यों के बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। मतलब 17 मेंबर्स के द्वारा इस कंपनी का संचालन किया जाएगा। ठीक है, 27 सदस्यों द्वारा। क्लियर ये बात? ठीक है, ये सब बातें हमने देखी कि कंपनी के विषय में जो वहाँ से डच संसद ने पारित करा है उसको क्या क्या अनुमति प्रदान हुई, कैसे कैसे करके क्या क्या चीज़ें हुई। अब हम देखेंगे कि जो ये कंपनी को यहाँ पर 1602 में परमिशन तो प्राप्त हो रही है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये परमिशन के बाद ही भारत में आए होंगे? ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हैं कि अगर वो परमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो भारत में तो पहले से ही पुर्तगालियों को या यूरोपियों को, अगर हम देखें तो यूरोपियों को मालूम चल चुकी है, खबर है ना, भारत के बारे में रास्ता खुद मिल चुका है। तो इसी के क्रम में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1595 में कंपनी की स्थापना से पूर्व, इस कंपनी की स्थापना से पूर्व 1595 ईस्वी में एक डच जो था, पहला डच नाविक, ठीक है, डच नाविक जो प्रथम था, पहला कौन सा था जो भारत में आया था, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका नाम था कार्नेवालिस डहस्तमान। क्लियर? कार्नेवालिस दी डहस्तमान। ठीक है, तो ये प्रथम डच नाविक था जो भारत में 1595 ईस्वी में आता है। 1605 ईस्वी में यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, और लगभग हमने यहाँ पर देखा, इससे पहले वाली जो स्लाइड थी हमने यहाँ पर देखा कि 1605
ईस्वी में इन्होंने उनको हराया। और यहाँ पर डच संसद ने 1602 में एक अनुमति प्रदान कर दी, और जिसके साथ ही एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया जिसका वारंगे ओस्ते या इस तरह से कुछ नाम था। अब पुर्तगाल के बाद डच जो हैं वो भारत की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। अब ये लोग यहाँ पर आकर के क्या क्या कर रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है वो सब बातें आपको बता देता हूँ। भारत में अब डचों का आगमन हो चुका है, तो इन्होंने क्या क्या करा। इन्होंने अपनी जो प्रथम कोठी थी, मतलब अपना जो कारखाना है एक तरह से, वो 1605 ईस्वी में बनाया। इस्टेब्लिश्ड कब करा? 1605 ईस्वी में। और कहाँ करा? ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा इन चीज़ों को। इन्होंने 1605 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम में। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ बनाई, तो 1605 ईस्वी में बनाई। और कहाँ बनाई? मुसलीपट्टनम में बनाई। ठीक है। और इस मुसलीपट्टनम से ये जिन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी या कारखाना बना दिया, यहाँ से ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे? यहाँ से ये करते थे आपका नील का ट्रेड। ठीक है, नील। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात। आगे चल के देखें तो जो महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया वो किया गया 1619 ईस्वी में। 1619 ईस्वी में इन्होंने क्या करा? इन्होंने जकार्ता को जीता। किसको जीता? जकार्ता को जीता। 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीता। ठीक है। और जकार्ता को जीतने के साथ ही इन्होंने बेटबिया नाम की एक बेटबिया नामक नगर की स्थापना भी कर दी। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़े। आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लास देखी थी उसमें आपने एक बात सुनी होगी, जब हम पुर्तगालियों के विषय में पढ़ रहे थे, कि पुर्तगालियों ने जिसे हम सिलोन द्वीप कहते थे इतिहास में, मतलब आज का जो श्रीलंका है आपका, श्रीलंका के साथ जो व्यापार करने का जो एक एकाधिकार था, मतलब खाली हम व्यापार करेंगे, वो केवल पुर्तगालियों ने अपने पास रखा हुआ था। अब वो जो अधिकार था, वो अधिकार किसने अपने पास प्राप्त कर लिया था? 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में यही सिलोन द्वीप के साथ व्यापारिक एकाधिकार किसने प्राप्त कर लिया? अब ऑब्वियस सी बात है, आप सभी समझ रहे हैं, डचों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डचों ने अपना अधिकार जो था एक तरफा सिलोन द्वीप वालों के साथ कर लिया। भूलिएगा मत, इसे श्रीलंका को ही सिलोन द्वीप कहते हैं। परीक्षा में पेपर सेटलर आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर श्रीलंका नहीं लिखेगा, सिलोन द्वीप ही लिखेगा। ठीक है, तो आपको ऐतिहासिक नाम ही याद रखने हैं। चलिए, डचों के विषय में और महत्वपूर्ण बात क्या क्या हमने समझनी है कि 1759 मतलब 1759 ईस्वी में वेदेरा का युद्ध होता है। वेदेरा का युद्ध या वधेरा का युद्ध, ठीक है, इसका एक वॉर होता है, वधेरा का युद्ध होता है। ठीक है, और ये युद्ध होता किसके बीच में है या इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो बेसिकली इस युद्ध में एक तरफ आपके अंग्रेज हैं, एक तरफ डच हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। और इसमें मुख्यतः रूप से कौन जीतेगा? जवाब आप सभी को मालूम है, इसमें विजय होती है अंग्रेजों की। तो अगर आपसे अब कोई सवाल ये बने परीक्षा में कि भाई डचों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध जो हुआ था उसका नाम क्या था, या वधेरा के युद्ध किसके मध्य हुआ था, वधेरा के युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तमाम तरह से कहीं से भी कहानी घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, अब कान लेफ्ट से पकड़ो, चाहे राइट से पकड़ो, चाहे हाथ घुमा के पकड़ो, किधर से पकड़ो, कान पकड़ो, तो वो आपसे सवाल बनाने वाला यही सवाल बनाएगा। लेकिन वो उसका डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए बात को आपके सामने परोसेगा। आपको मैंने पूरे फैक्ट बता दिए, पूरी बातें बता दी हैं किस किस तरह से ये बातें हो रही है। ठीक है, 1759 में जो ये वधेरा का युद्ध होता है, इसका एक महत्वपूर्ण आउटकम निकलता है, इसका एक परिणाम निकलता है। क्या? आप सभी समझदार हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। डच शासन समाप्त। बस
डच शासन यहाँ पर हो गया समाप्त और स्टार्टिंग किसका हो जाएगा अब? ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश मैन या अंग्रेजों का। क्लियर बात। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है हमारे सामने कि जब अंग्रेजों ने बदेरा के युद्ध में डचों को हरा दिया तो इन अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था या जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम क्या था? तो अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर था जिसके तहत ये युद्ध लड़ा गया, तो वो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजी गवर्नर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर था जिस समय बदेरा का युद्ध हुआ और डचों की हार हुई, और यहीं से डचों का एक तरह से आप पतन मान सकते हैं भारतीय भूमि पर, और यहाँ पर किसका शासन की शुरुआत आप मान सकते हैं? अब एक तरह से अंग्रेजों का भारत में आप आगमन मान सकते हैं संपूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये हमने पूरा लगभग डचों के बारे में देख लिया। डचों से संबंधित हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपको मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो भी कक्षा हम निःशुल्क आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं, इसकी गुणवत्ता पे आप तनिक भर भी संदेह ना कीजिएगा। बस आप अपनी मेहनत को निरंतर रूप से करते रहिए और सवाल आपका यहीं से पूछा जाएगा। ये जैसे जैसे आप क्लासेस लेते रहेंगे आपका खुद मनोबल बढ़ेगा, और जो आप अपने नोट्स बनाएंगे वो नोट्स की किताब जब कुछ दिन या कुछ महीने बीतेंगे तो वो किताब अपने आप में इस चीज़ का प्रमाण होगी। खैर, तो डचों के विषय में हम उनका एक तरह से पतन देख चुके हैं। अब डचों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि इन्होंने यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ कहाँ कहाँ पर बनाई। डचों द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियाँ, या जिसको आप एक तरह से कारखाना भी बोल सकते हैं, ठीक है, व्यापारिक कोठियाँ। अब हम इस क्रम में देखें तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, वो कहाँ बनाई थी इन्होंने? मूसलीपट्टनम में। किसने? डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई अपनी? मूसलीपट्टनम में। कब बनाई? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में इन्होंने मूसलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई। और आपका मूसलीपट्टनम किधर है? एपी, अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहाँ बनाई इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी? दूसरी बनाई इन्होंने पुलिकट में। पुलिकट में कब बनाई भाई? 1610 ईस्वी में अपनी इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में बनाई। पुलिकट कहाँ पड़ा आपका? TN, तमिलनाडु में। ठीक, आगे बात करी जाए तो सूरत में बनाई। कहाँ बनाई? सूरत। सूरत कहाँ है आपका? आप सभी को मालूम है, गुजरात में। ठीक है, ये व्यापारिक कोठी कब बनाई इन्होंने? 1616 में। व्यापारिक कोठी समझ रहे हैं ना, कारखाना टाइप्स। ठीक है, चौथी व्यापारिक कोठी की बात करी जाए तो पीपली। पीपली आप सभी को मालूम होगा, पीपली कहाँ है? बंगाल में। कब बनाई ये बनाई 1627 में। 1627 में इन्होंने यहाँ पर बनाई। ठीक है, हमने देख लिया कि एक तरह से 1759 में जो बधेरा का युद्ध होता है, वहीं से जो है आपके डचों के आप पतन की शुरुआत मान सकते हैं। और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि भारतीय सरजमी पर डचों का जो था एक तरह से शासन समाप्त हो रहा है, और यहाँ पर किसका स्टार्ट हो रहा है शासन? अंग्रेजों का। प्राचीन काल में अगर आप यह देखेंगे या पुराने इतिहास में आप देखेंगे तो यही चलता था। दो तरफ की सेनाएं लड़ रही हैं, राजा महाराजा जो भी हैं, जो जिसको हरा देगा, जो हार गया उसका वो क्षेत्र उसके हाथ से गया, और जो जीत गया उसके अधीन वो क्षेत्र आ गया। ये ही पूरी मानसिकता होती थी। तो लगभग हमने यहाँ 4 पीपली वाली देख ली थी। एक और यहाँ पर हम देख लेते हैं, बंगाल के ही कासिम बाजार में एक बनाई फैक्ट्री। ये कब? 1658 ईस्वी में। क्लियर? ये कुछ बातें रही कि डचों के द्वारा भारत में बनाए गए कारखानों के विषय में। फैक्ट्रियां बोल लो, कारखाना बोल लो, ये सब आपने देख लिया यहाँ पर
कुल मिलाकर हमने यहाँ पर 5 कारखाने देख लिए। इसी के संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं, इन तमाम फैक्ट्रियों में एक जो फैक्ट्री का प्रमुख होगा, ये जो प्रमुख होगा, इस प्रमुख वाले बंदे को क्या बोला जाता था? फैक्टर। ठीक है, कारखाना के प्रमुख को फैक्टर कह के संबोधित किया जाता था, या हिंदी में हम इसको फैक्टर भी लिख सकते हैं ऐसे में। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? उम्मीद है मुझे आप सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फैक्टर, फैक्ट्री, जितनी भी कहानी थी आपकी यहाँ पर आपके सामने रख दी गई है। मूसलीपट्टनम पहली बनाई, पुलिकट दूसरी, तीसरी सूरत में, चौथी पीपली और 5वीं कासिम बाजार बंगाल, और फैक्ट्री के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। इतना आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है वो आती है ये वधेरा का युद्ध। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। तो वधेरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के और डचों के बीच में से। मुख्य रूप से अंग्रेज जीतते हैं, और इस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या देखा? भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, इस आगमन में हमने सबसे पहले किसको देखा था? हमने सबसे पहले देखा पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को देखा। पुर्तगालियों को हराया डचों ने। डचों को हरा दिया किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों को। तो मैं काम करता हूँ, इस वाली क्लास का ये वाला वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग भारत में अंग्रेजों का जो एक शासन स्टार्ट होगा या उनका आगमन होगा, वो यहाँ पर डचों को हरा करके अब एक तरह से स्टार्टिंग करेंगे अपनी सत्ता, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और इस वाली क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और परीक्षा की तैयारी में आपको एक मुख्य रूप से मदद मिल रही होगी। आपको वीडियो क्लासेस जैसी भी लगती हैं, उसे निश्चित तौर पर आप अपने लाइक कमेंट के माध्यम से हमें दर्शाएं। यही चीज़ें हमें प्रेरित करेंगी आपके लिए और बेहतर कार्य करने की। धन्यवाद।